नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ को देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। क्या केदारनाथ आपदा रोकी जा सकती थी? क्या 2013 के बाद जो नुकसान इस आपदा में बड़े स्तर पर हुआ, क्या इसे हम रोक सकते थे? क्या जो हजारों लोग संकट में फंसे रहे, उन्हें इस संकट से बचाया जा सकता था क्या? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतना बड़ा कमिटमेंट भला कैसे कर सकती हूँ। तो दरअसल ये कमिटमेंट मेरा नहीं, बल्कि देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, जानकार और पर्यावरणविद के संभावनाओं के ज्ञान चक्षु से निकली भविष्यवाणी का है, जिसका खामियाजा ही क्या एक बार फिर से केदार घाटी को भुगतना पड़ रहा है क्या, ये बड़ा सवाल दरअसल लगातार बना हुआ है। दरअसल बीते 31 जुलाई की रात केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से बड़े हादसे हुए। कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई। हालांकि एक हफ्ते तक रेस्क्यू चला और अब रेस्क्यू सरकार की नजरों में हालांकि संपन्न हो चुका है। ऑफिशियल 15,000 से ज्यादा लोगों को निकालने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। रुद्रप्रयाग, लिंचौली, भीमबरी, गौरीकुंड से सोनप्रयाग, चीड़बासा से तमाम हजारों लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, पैदल मार्ग से निकाला गया। हालांकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने भी इस पूरे ऑपरेशन में पूरी मदद की और MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू वो कंप्लीट किया गया। स्थानीय प्रशासन से लेकर SDRF और NDRF ने जिस तरीके से हालातों में, जो हालात थे उस समय में, अभी हाल ही में पहाड़ों में, इन हालातों में जो काम किया वो काबिले तारीफ है। और भले ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे ऑपरेशन को लगातार मॉनिटरिंग किया, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू वो किया जा चुका है। और रेस्क्यू में मौत का आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से एक हफ्ते तक आप सोचिए कि लोगों का रेस्क्यू किया गया हो, सवाल बनना लाजमी है कि कहीं किरकिरी से बचने के लिए क्या आंकड़े तो नहीं छिपाए गए, क्योंकि केदारनाथ और केदार घाटी में साल 2013 के बाद ये पहली बार है कि इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया हो। तो ऐसे में ये सवाल लाजमी हो जाते हैं कि कैसे और क्यों ये घटना हुई। क्या ये वाकई एक प्राकृतिक आपदा बनकर हम सब पर बरपी थी, या फिर इसके पीछे भी फिर से किसी झील का पनपना बड़ा कारण हो सकता है? क्योंकि 2013 के बाद ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो पहाड़ों में हुआ है। अब सवाल जहन में ये है कि आखिरकार केदारनाथ में ही क्यों बार बार इस तरह के हालात बन रहे हैं। तो चलिए इसका छोटा सा रिपोर्ट्स के आधार पर विश्लेषण करते हैं। दरअसल पिछले साल 2023 में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये साफ शब्दों में बताया गया था कि केदारनाथ में नव निर्माण के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ घाटियां भी संकट में आ सकती हैं। इसके पीछे हालांकि जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यही नहीं, पर्यावरणविद भी ये बता चुके थे कि धरती का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर वो लगातार पिघल रहे हैं। चौराबाड़ी जैसी हिमनद झीलों का निर्माण फिर से हो रहा है। और अगर आपको याद होगा तो चौराबाड़ी झील दरअसल ये वही झील थी जिसने 2013 में आई आपदा में न जाने कितने हजार परिवारों को उजाड़ कर रख दिया था। पर्यावरणविद ने साफ शब्दों में ये संकेत दे दिए थे कि अगर इनकी निगरानी व्यवस्था नहीं की जाती है, नहीं होती होगी, तो ये झीलें कभी भी फटेंगी और केदारनाथ जैसी आपदाओं की संख्या दोबारा से वो बढ़ सकती है। अब दरअसल आप 2019 में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट भी देखिए, जिसमें साफ साफ शब्दों में खतरे की घंटी की तरफ इशारा किया गया था। और ये दरअसल मेरी खुद की कोई रिपोर्ट या जानकारी नहीं है, जो अंदेशा खतरे को लेकर लगातार लगाया जा रहा था, जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने रिसर्च कर बता रहे थे। मैं बस उस रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रही हूँ और इसीलिए मेरे अपने शब्दों को ना जोड़कर ये जो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का था, मैं एज इट इज पढ़कर आपको बता रही हूँ और उसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रही हूँ। 2013 केदारनाथ बाढ़ के दरअसल 6 साल बाद ये आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में 2019 में कि क्या चौराबाड़ी झील जो कि फट गई थी और इलाके में व्यापक नुकसान हुआ था, क्या फिर से उफान पर है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की दरअसल हेडलाइन थी। दरअसल केदारनाथ शहर में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सा पेशेवरों के एक समूह ने ये दावा किया था कि झील, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, विनाशकारी बाढ़ के बाद लगभग हालांकि गायब सी हो गई थी और ये इलाका समतल भूमि के रूप में हालांकि दिखने लगा था, लेकिन
अब इसमें हलचल होने लगी है। चिकित्सक जो कि केदारनाथ में जो है अपनी सेवाएं दे चुके थे, रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया था कि केदारनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित झील में फिर से पानी जो है वो भरने लगा है। उन्होंने जिला प्रशासन को इसकी सूचना भी दी, जिसने दून स्थित वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान को सूचित भी कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए 6 सिग्मा स्टार हेल्थ केयर के सीईओ और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने इस साफ शब्दों में बताया था कि उन्होंने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, पुलिस और जिला प्रशासन की एक टीम के साथ 16 जून यानी 2019 की ये बात है को चोराबाड़ी झील का दौरा किया था और ये पाया था कि झील में पानी भर रहा है। भारद्वाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह भी बताया कि ये ट्रैक जो घाटी में सबसे कठिन ट्रैक में से एक है, हमें उस स्थान पर ले जाया गया जहां पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि चोराबाड़ी जो झील थी उसमें फिर से पानी भर रहा है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने उनसे फिर पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि ये झील वाकई चोराबाड़ी झील है और कोई दूसरी हिमालय झील भी हो सकती है, तो उन्होंने दरअसल साफ शब्दों में कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये झील चोराबाड़ी झील है, क्योंकि मैं 2013 में बाढ़ के बाद तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए केदारनाथ पहुंचने वाले पहले डॉक्टरों में से एक था। तब से मैं और मेरी टीम हर साल केदारनाथ में स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। मंदिर के पीछे ये झील फिर से बन रही है और अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो ये एक बार फिर से जानलेवा साबित हो सकती है। यानी कि बार बार जो है संकेत दिए गए, हालांकि निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि इन्हीं कारणों की वजह से एक बार फिर से जो है प्राकृतिक आपदा केदारनाथ में आई है, लेकिन पर्यावरणविद और जो बड़े बड़े डॉक्टर, चिकित्सक, साइंटिस्ट जो है अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो क्या इसको नज़रअंदाज करना ये हमारी बड़ी लापरवाही रही क्या? क्योंकि अभी हाल ही में जो है आपने नाम सुना होगा सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरणविद है और बड़ी बड़ी जो है मौसम विज्ञान को लेकर अपनी अपनी राय रखते हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर दरअसल ये कहा कि जिस तरीके से पहाड़ों में विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है, जिस तरीके से हम पेड़ों को काट रहे हैं नए नए होटल बनाने के लिए, नई नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए, उससे जो है जो पहाड़ों की ज़मीन है वो कमज़ोर हो रही है, क्योंकि जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पेड़ उस धरती को अपनी जड़ में जमा कर रखते थे मजबूती के साथ, वो मजबूती कहीं ना कहीं पहाड़ों की अब खत्म हो रही है, जो कि एक बड़ा कारण बन रही है इस तरह की आपदाओं का। और इसको लेकर अगर चाहे सरकार हो, चाहे मौसम विभाग विज्ञान के अधिकारी हो, चाहे आपदा प्रबंधन के अधिकारी हो, अगर वो इसको लेकर गंभीर नहीं होंगे तो इस तरह की जो है आपदाओं का बार बार सामना करना पड़ेगा। और यही दरअसल तमाम जो है छोटे बड़े कारण क्या रहे होंगे जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसका खामियाजा हालांकि एक बार फिर से एक बड़े स्तर पर जो है भुगतना पड़ा और ये हादसा और ज़्यादा भयावह हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि जो 2013 की तस्वीरें हम सब ने त्रासदी की देखी थी, उन तस्वीरों को दोबारा से देखना नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये पर्यावरणविद बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 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 सरकारें और तमाम जो है भू विभाग के जो लोग हैं, जो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हैं, इस तरह की चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो जो आने वाला समय होगा वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हालांकि 2017 में अपनी रिसर्च के बाद ये बताया था कि कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन 2019 में 6 सिग्मा स्टार हेल्थ केयर की बातों को नज़रअंदाज करना कहीं इस आपदा का कारण तो नहीं बना? ये सवाल अब भविष्य के हालांकि गर्भ में है। फिलहाल मौसम विभाग और वैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर ही रहे होंगे, लेकिन जानकारों की ये साफ राय है कि उत्तराखंड में एक समावेशी विकास होना चाहिए, जिसमें पर्यावरण के हितों का भी ध्यान रखा जाए। पर्यावरण बचाने की मुहिम विकास विरोधी नहीं है, क्योंकि बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक नुकसान भी होता है। और इसके अलावा अमेरिका की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के शोध में ये बताया भी गया है कि लगातार आपदा होने से जीडीपी को उसी अनुपात में नुकसान होता है। आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन और उससे जनित आपदाओं के कारण भारत की जीडीपी को सालाना 3 से 10% का नुकसान भी हो सकता है।
ये भी याद रखना जरूरी है कि देश की 40 करोड़ आबादी हिमालय से निकलने वाली नदियों पर ही निर्भर है और अगर जंगल नहीं रहेंगे तो जलागम क्षेत्र मिट जाएंगे और हमारी नदियां नहीं रहेंगी। ऐसे में अकाल और सूखे का भी खतरा बढ़ जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि ये दैवीय नहीं इंसानी आपदा है और डरपोक और कायर सरकारें अक्सर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर बार इसे दैवीय आपदा का नाम देकर अपना पल्ला झाड़ देती हैं क्या? केदारनाथ में कितना बड़ा खतरा पल रहा है? क्या इसके दस्तावेजी सबूत सरकारों की टेबल पर पड़े रहते हैं जिस पर कोई एक्शन क्या नहीं होता? क्या यही कारण है इसका खामियाजा हर साल आपदा के नाम पर आम जनता भुगतती है? इस पर क्या आपकी राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।